चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के गद्य खंड के हिंदी चैप्टर जो है, हिंदी जो किताब है उसके गद्य खंड के 9वें चैप्टर जिसका नाम है प्रगीत और समाज, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में प्रगीत और समाज जो चैप्टर का सारांश था, जो निबंध था, उसकी सारी बेसिकली मैं आपको बातें बता चुका हूँ। उसको एक बार जाकर देख लीजिए, तभी जाकर प्रश्न उत्तर आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना। हालांकि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। मतलब ये कौन से काव्य लिखने का काम करते थे, तो प्रबंध काव्य, मतलब बड़ा बड़ा काव्य लिखने का काम करते थे। तो पाठ के आधार पर बताना आपको, ठीक है ना। तो लिख दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदर्श प्रबंध काव्य थे। ये प्रबंध काव्य लिखने का काम करते थे। प्रबंध काव्य का मतलब बड़का बड़का काव्य। और साथ में रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो आजकल की जो कविताएं लेखक हैं, जो आजकल के मतलब कविताएं लिखी जा रही है, वो एकदम छोटी छोटी कविताएं हैं। तो बोल रहे हैं कि आजकल की कविताओं को अपनी श्रेणी में लाना, आदर्श काव्य में लाना उचित नहीं है। आदर्श काव्य मतलब अच्छी कविताओं में लाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी कविताएं लिख रहे हैं, और छोटी छोटी कविताएं में इंसान की जो होती है ना, मतलब इंसान की उसके चेतनता को, उसके जीवन के हर मतलब बातों को नहीं दिखाया जा सकता। तो लिखना इतना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में ही मतलब मनुष्य की हर बातों को दर्शाया जाता है। जैसे रामचरितमानस में राम जी के पूरा वर्णन है, उनके हर बातों को दर्शाया गया, कहाँ क्या किए, क्या नहीं किए, कब कहाँ युद्ध हुआ, हर बातों को दर्शाया गया। तो रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य, बहुत बड़ा काव्य है। तो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका आदर्श काव्य कौन सा? प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य इसलिए है क्योंकि प्रबंध काव्य में ही मनुष्य की हर बातों को, उसके जीवन के हर क्षेत्र को, जीवन के हर पार्ट को दर्शाया जाता है। लेकिन आजकल की कविताओं से, आजकल के लेखक से बहुत दुखी है। इसलिए दुखी है क्योंकि आजकल जो कविताएं लिखी जा रही है, आजकल का जो काव्य बहुत छोटा छोटा है। तो उनको आदर्श काव्य में नहीं दिए, मतलब आदर्श काव्य की श्रेणी में नहीं रखे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें मनुष्य की पूरा मतलब चर्चाएं नहीं हो रही है। चर्चाएं मनुष्य की, मतलब मनुष्य की चर्चाएं जो है ना, किसी मनुष्य की चर्चाएं इसमें संपूर्ण संभव नहीं है छोटी छोटी कविताओं में। इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े काव्य हुआ करते हैं, जो प्रबंध काव्य हुआ करते हैं, वही काव्य जो ना आदर्श काव्य है। तो इनका आदर्श काव्य क्या था? प्रबंध काव्य था। तो लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदर्श काव्य प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में ही मनुष्य के सारी बातों को, उसके हर बातों को दर्शाई जाती है। जैसे रामचरितमानस में राम जी के हर बातों को, हर मतलब स्थान का वर्णन किया गया है। इसलिए इनका सबसे आदर्श काव्य प्रबंध काव्य था। और कहते हैं कि आजकल के जो कवि हुआ करते हैं, ये प्रबंध काव्य के अंदर नहीं आ सकते हैं, ये आदर्श काव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कविताओं में मनुष्य की हर बातों को नहीं दर्शा पाते हैं। तो लेखक जो है, भले ये रामचंद्र शुक्ल जी आजकल के कवि से, आजकल के लेखक से बहुत ही दुखी है। आगे देखते हैं, कला का सिद्धांत क्या है। देखो, कला का सिद्धांत मतलब हो गया कि बड़े कविताओं को छोड़कर छोटे छोटे कविताओं को पढ़ना। देखो, लोग आजकल इतना ना व्यस्त हो गए भाई ना, लोग आजकल इतना ना व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं इतना बड़का बड़का किताब पढ़ने के लिए। अब सोचिए लोग कि रामायण को जब पढ़ने लोग बैठेंगे, रामायण को जब पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। लोगों के पास खुद टाइम नहीं है। इसी कारण से लेखक नामवर सिंह कहते हैं कि बड़े बड़े कविताओं को छोड़कर छोटी छोटी कविताओं को पढ़ना, यानी प्रबंध काव्य का बहिष्कार करके छोटी छोटी कविताओं का चालन करना, छोटी छोटी कविताओं का प्रचालन करना ही कला का सिद्धांत कहलाता है। तो सिंपल सी भाषा में आप लिख दीजिएगा कि नामवर सिंह कहते हैं कि बड़ी कविताओं को छोड़कर छोटी कविताओं को पढ़ना क्या कहलाता है? कला का सिद्धांत कहलाता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है। देखो, प्रगीत का मतलब होता है ऐसा गीत जिसमें मनुष्य खुद की घटना, खुद की भावों को व्यक्त करता है, उससे प्रगीत कहते हैं। और प्रगीत को वही व्यक्ति समझ सकता है जो जिसमें रियल में मानवता का गुण होगा, जो रियल में अकेलापन में अपने आप को महसूस करता है, वही प्रगीत को समझता है। प्रगीत का मतलब कुछ ऐसा गीत जो आपके अंदर जोश भर दे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा गीत में कौन कौन सा, बहुत सारे गीत है दुनिया में। जैसे मान लो कि आप एक गाना सुने होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में। जब इसको गाना के रूप में गाया जाता है तो बड़ी सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। अब यही पर मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी गाना सुनने पर बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो गाना जो होती है ना, मतलब सुनने के बाद मनुष्य के अंदर एक अलग फीलिंगें होने लगती है, अलग दुनिया में मनुष्य खो ही जाता है, ठीक है।
तो प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो लिखना है कि ऐसा गीत जो मनुष्य की खुद घटना को दर्शाता है उससे हम लोग प्रगीत कहते हैं। और प्रगीत को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर मानवता का रियल में गुण है। ओके, अब देखो चौथा प्रश्न है, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? देखो वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताएं में मतलब किसी मतलब विशेष वस्तु को दर्शाई जाती है। कहने का मतलब मैं जब सारांश पढ़ा था उसी समय इसकी चर्चा किया था, हालांकि इसमें क्वेश्चन है तो समझना जरूरी है। तो वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? तो बस आपको इतने बातें लिखना है कि वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं का मतलब होता है कि वह किसी विशेष वस्तु पर आधारित होता है। लेकिन आत्मपरक जो कविताएं होता है वह किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। लेकिन नाट्य धर्मी जो कविताएं होता है वो किसी विशेष पर, किसी वस्तु पर आधारित होता है। तो पूछ रहा है क्या मतलब है? तो यहाँ पर वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? तो लिखना है कि जो मतलब कविताएं किसी व्यक्ति पर मतलब किसी विषय वस्तु पर आधारित होती है उससे हम लोग वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता कहते हैं। आगे है आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं में अंतर दिखाना है। देखो आत्मपरक कविता और ये नाट्य धर्मी कविताएं दोनों सेम ही होता है, दोनों प्रबंध ही काव्य होते हैं। लेकिन बशर्ते मतलब अंतर क्या चीज़ का होता है? तो आत्मपरक कवित्व में जो आत्मपरक जो प्रगीत है इसमें स्टेज शो नहीं होता, मतलब मंचन नहीं होता है, और इसमें नाट्य धर्मी कविताओं में मंचन होता है। तो दोनों में अंतर बताना था आपको। तो पहले ये समझ गए वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। तो वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं का मतलब ये होता है, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु पर मतलब आधारित। तो किसी विषय वस्तु पर आधारित गीत को, काव्य को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पर आधारित काव्य होगा उसको हम लोग आत्मपरक काव्य चाहे आत्मपरक गीत कहते हैं। ठीक है, और अंतर क्या है आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं में अंतर क्या है? तो स्टेज शो का मंचन का अंतर होता है कि आत्मपरक में मंचन नहीं होता है लेकिन नाट्य धर्मी में मंचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? मतलब उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना, सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो बोल रहा है कि हिंदी कविता में प्रगीत का स्थान क्या है। अब देखो हम लोग आते हैं, कहने का मतलब जो हिंदी कविता है उसकी इतिहास की बात करें तो सोचो अगर इसमें मतलब गीत नहीं होता, जैसे बड़े बड़े लेखक हुआ करते हैं, कबीर, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, बहुत सारे लेखक हुआ करते हैं जो मतलब गाना लिखने का काम करते हैं, मतलब भक्ति काव्य, भक्ति गीत लिखने का काम किए। अब इन लोगों का जो काव्य था वो क्या भक्तिये ना था, भक्तिये गीत ना था। तो सोचो अगर इतिहास, यदि हिंदी इतिहास की बात करी जाए तो उसमें प्रगीत नहीं होता तो लगता है कि सृष्टि में जो लोग थे वो अपने आप को जोशीला महसूस नहीं कर पाते, जल्दी वो अपने आप का विकास नहीं कर पाते। तो हिंदी साहित्य के विकास में प्रगीत अपने आप में जो ना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मतलब देखो क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रगीत काव्य, यहाँ पर प्रश्न नंबर, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का क्या स्थान है? तो हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रगीत नहीं होता तो इस समाज का जल्दी विकास नहीं हो पाता। इस समाज का मतलब इस समाज में लोग अपने आप का जल्दी विकास नहीं कर पाते, क्योंकि प्रगीत सुनने के बाद ही, गीत सुनने के बाद ही मनुष्य किसी की भावनाओं को, किसी के विचारों को समझ पाता है, पढ़ पाता है और उसके द्वारा वो सीखने का काम करता है। बहुत सारा गाना, बहुत सारा फिल्म है, बहुत सारा कविता है जिसको देख हम लोग सीखने का काम करते हैं, तो सब प्रगीत में आ जाता है। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के विकास में, चाहे हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का सबसे उच्चतम स्थान है। उसी प्रगीत के माध्यम से हिंदी का उत्थान होता है, हिंदी का विकास होता है। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं तो इससे साबित होता है कि जो कविताएं हैं, जो मतलब जो प्रगीत है, प्रगीत की उत्पत्ति गाना से ही हुआ है। किससे? गाना से ही प्रगीत की उत्पत्ति हुई है। तो आपको इतनी बातें लिखना है। अब सुधारण में लिखना है, सुधारण मतलब उदाहरण देकर, तो लिखिएगा कि मीरा, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ऐसे बहुत सारे कवि हुए जो प्रगीत लिख कर मतलब हिंदी को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किए। इतनी बात आपको लिखना है। अब देखो छठा क्वेश्चन है, आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के काव्य से मतलब विशिष्ट है? कहने का मतलब जो आधुनिक प्रगीत काव्य है, जो आधुनिक का मतलब आजकल का जो कविताएं हैं वो जो है ना भक्ति काव्य से भिन्न है, अलग है। तो आजकल की जो कविताएं हैं उसमें भक्ति देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आत्मीयता और केंद्रीयता देखने को ज़्यादा मिलती है। मतलब जैसे मान लो कि आपको पढ़ाते पतला वाले हिंदी में कि पढ़ाते हैं कि दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया,
प्रिय की मतलब दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, ये संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कही सुंदर, तेरी मुस्कान कही सुंदर। पढ़ते ना, तो इसमें क्या, ये आपका कौन सा कविता है? ये जो कविता है आजकल का आधुनिक युग का कविता, छोटा कविता है, तो इसमें भक्ति नहीं है, लेकिन इसमें आत्मीयता और केंद्रीयता है। इसके कहने का मतलब बहुत बड़का चीज है, मतलब ये क्या मिथ कथन है, छोटे शब्दों में बहुत बड़ा चीज सिखा कर जाता है कि दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, मतलब संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कही सुंदर, तेरी मुस्कान कही सुंदर। इसके कहने का मतलब है मैंने दुनिया का कोना कोना घूम लिया, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब अपने आप को देखा, अपने आप की ओर, अपने आप के अंदर ताक झांक किया, तो मुझे सब चीज प्राप्त हो गया। देखिए कितना छोटा शब्द है, लेकिन कितनी बड़ी चीजें सिखा दी गई है। तो वही है कि जो आधुनिक कविताएं हैं, आधुनिक जो प्रगीत है, वो जो ना भक्ति काव्य नहीं है, लेकिन गुप्त काल के मतलब जो मैथिली सन गुप्त थे उनसे भी बहुत ज़्यादा विशिष्ट हैं। तो वही मतलब विशिष्ट का मतलब अच्छा है। जो आजकल की छोटी छोटी कविताएं, ये सबसे क्या अच्छा है, तो लिखना इतना है कि आजकल की कविताओं में भक्ति देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। आजकल की कविताओं में भक्ति देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उसमें आत्मीयता, केंद्रीयता और एकाकीपन, मानवता का गुण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी कविताएं सुनने के बाद ऐसी देखिए ऐसी ऐसी कविताएं सुनने के बाद मनुष्य अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो समझ में आ गई, आधुनिक जो प्रगीत है वो भक्ति काव्य से बहुत ज़्यादा भिन्न है। तो आपको इतना लिखना है कि आधुनिक काव्य में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन उसमें मानवता का गुण, आत्मीयता और केंद्रीयता बहुत ज़्यादा है। प्रगीत को सुनने के बाद मनुष्य अपने आप को ग्रो कर पाता है, विकासशील कर पाता है, विकास की ओर आगे बढ़ा पाता है। और साथ में जो मैथिली सन गुप्त है, उनका जो काव्य था वो प्रबंध काव्य था, बहुत बड़ा काव्य था, ठीक है ना, बहुत बड़ा काव्य था। वो भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन बहुत बड़का काव्य था। और आजकल के लोगों के पास ढेर टाइम नहीं है किताब पढ़ने के लिए, इसी कारण से छोटी छोटी कविताओं पर वो फोकस करते हैं, गौर करते हैं, ठीक है ना। वही तो छोटी छोटी कविताओं का चालन करना, बड़ी कविताओं का त्याग करना कला का सिद्धांत कहलाता है। तो बोले हैं कि मैथिली सन गुप्त से भी जो आधुनिक युग की कविता है, जो आजकल की कविता है, वो बहुत विशिष्ट है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रबंध काव्य पढ़ने के लिए, बड़े काव्य पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, इसी कारण से छोटे काव्यों पर, छोटे कविताओं पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है, तो लिखना है कि आधुनिक युग की कविताओं में कोई भक्ति देखने को नहीं मिलती है। आधुनिक युग के प्रगीत में, काव्य में आत्मीयता, मानवता का गुण, केंद्रीयता देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। और गुप्त जी की बात करी जाए तो मैथिली सन गुप्त की सारी कविताएं प्रबंध कविताएं थी, और उनके अंदर भी मानवता का गुण उनकी कविताओं में बहुत ज्यादा था, लेकिन वो प्रबंध काव्य है, और प्रबंध काव्य में लोग टाइम देना नहीं चाहते, लोगों के पास फुर्सत नहीं है। इसलिए देखी जाए तो आधुनिक युग की कविता जो ना बहुत विशिष्ट है और बहुत स्थान मनुष्य के जीवन में रखता है, ठीक है। सातवां देखो, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें और साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से इसकी पुष्टि भी आपको करना है। कहने का मतलब कविता जो कुछ भी कह रही है वही व्यक्ति कविता को समझ सकता है जिसमें मानवता मतलब एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुनने की क्षमता होगी। कह रहे कि कविता क्या कहती है, जैसे अभी मैंने कविता बताया कि दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कही सुंदर, तेरी मुस्कान कही सुंदर। अब इस कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसमें एकाकीपन, मानवता के गुण को सुना होगा, मतलब अकेला में अपने आप को सोचने की, अपने आप को समझने की कोशिश किया होगा, वही मनुष्य कविता के भाव को, कविता के विचार को समझ सकता है। अन्यथा और सब जो होंगे ना बेफालतू के बोलेंगे कि सब कविता ऐसा है औसन है। इसीलिए वही कहते हैं कि कविता के भाव को, कविता क्या कर रही है उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने अंदर एकाकीपन में, मतलब अकेला में मानवता के गुण को झकझोरा होगा, अपने आप को समझने की कोशिश किया होगा, वही मनुष्य कविता के अर्थ को समझ सकता है, कविता के भाव को समझ सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेना है तो लिखना कि दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, प्रिय संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कही सुंदर। ये जो कविता है इसमें एकाकीपन बहुत ज़्यादा है, और इस कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है जो अकेला में अपने अंदर की आवाज़ को सुना होगा। समझ आ रही है? बस इतनी बात को लिखना है कि कविता का अर्थ क्या है, कविता कहना क्या चाहती है, उसका अर्थ वही व्यक्ति समझ सकता है जो अकेला में अपने आप को समझा होगा। जैसे कविता में एग्जाम्पल देना चाहता है, दे दीजिएगा कि दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, प्रिय संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कहीं सुंदर। कविता लिख देना है और उसका नीचे लिख देंगे कि इस कविता में, ये कविता जो है ना वो मतलब इस कविता
को वही समझ सकता है जो अकेला में अपने आप को समझा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष निकलते हैं? अब देखिए मुक्तिबोध, जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे, जन जन का चेहरा एक के लेखक है मुक्तिबोध, ठीक है ना, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है ना। तो मुक्तिबोध को नामवर सिंह कहते हैं, जो लेखक है नामवर सिंह कहते हैं कि अब मुक्तिबोध को अपने कविताओं पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इनके कविताओं में मानवता, मतलब मानवता, एकाकीपन, आत्मीयता और केंद्रीयता ज्यादातर नहीं है। लेकिन कभी काल कुछ कुछ ऐसी कविताएं इनकी है कि जिसमें इतना ना आत्मीयता है, केंद्रीयता है कि सारे कविताओं को छीन भिन कर देती है। मतलब कुछ ऐसा व्यक्ति होता है, बताए नहीं थे, कुछ ऐसा व्यक्ति होता है बोलेगा तो साफ बोलबे नहीं करेगा, आज जब बोलना स्टार्ट करेगा तो उसको चुप्पो करना मतलब आसान नहीं है। तो वही है कि मुक्तिबोध को अपनी कविताओं पर जो है ना फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कविताओं में आत्मीयता और केंद्रीयता ज्यादातर नहीं दिखाई देती है। इसलिए नामवर सिंह बोलते हैं कि उनको फिर से अपनी कविताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अब 8 नंबर देखो, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की क्या विशेषताएं हैं, पाठ के आधार पर आपको बताना है। देखो त्रिलोचन जो है ना वो मतलब मनुष्य जीवन चाहे प्रकृति सौंदर्य को चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब उनका क्या है, उनका जो काव्य था वो आत्मपरक था तो प्रबंध काव्य ही, लेकिन आत्मपरक था। लेकिन जो नागार्जुन थे वो क्या थे, वो मतलब किसी विषय वस्तु पर अपने काव्य को दर्शाते थे, मतलब नाट्य धर्मी काव्य उनको कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषता आपको बताना था, पाठ के आधार बताना था। तो इतनी बातें लिखना है कि जो त्रिलोचन थे वह किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या करते हैं, रंग बिरंग चित्र के द्वारा उसकी कहानी को, उसके काव्य को, उसकी अवस्था को दर्शाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नागार्जुन है वो किसी विषय, किसी वस्तु पर नाट्य मतलब काव्य लिखने का काम करते हैं। यानी त्रिलोचन का जो काव्य है वो आत्मपरक है और नागार्जुन का जो काव्य है वो वस्तुपरक है, वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य है। इतनी बात आपको लिखनी है। 10वां, मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। जो मिथ कथन होता है उसमें अति कथन से बहुत ज्यादा शक्ति होती है। केदार सिंह के उद्वत कविता से आपको इसकी पुष्टि करना है। देखो कहने का मतलब मिथ कथन का मतलब होता है कम शब्द में ज्यादा बातें समझा देना, बहुत ज्यादा बातें बोल देना। अब लिखना है कि केदार सिंह की इस कविता से साबित होती है, क्योंकि कविता तो हम लोग लिखेंगे नहीं यहाँ पर, बहुत लंबा हो जाए, लेकिन केदार सिंह की कविता से साबित होती है कि कम शब्दों में ज्यादा समझाना वो अति कथन से बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है ना। तो लिखना कि मिथ कथन का मतलब होता है कम शब्दों में ज्यादा समझा देना। इसी कारण से मिथ कथन अति कथन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है केदार सिंह ने अपनी कविताओं से ये साबित कर दिया है कि कम शब्दों में मनुष्य ज्यादा समझा सकता है, यानी मिथ कथन अति कथन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से देखी जाए तो आपको 10 क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर्स का क्लियर हो गया। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।